Dear students, very good morning. Malnav Public School welcomes to all the students studying class 9th. It is Miss Rasing and we will tell you about the history chapter 1. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसमें हम पाठ की शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां दी हैं. आपके बुक में आप लोग बुक्स लाए हुए खरीद करके उसको पढ़ा होगा. तो चैप्टर 1 में कुछ प्रारंभ में कुछ शब्दावलियां दी हैं और उन शब्दावलियों को जब हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा पाठ हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इन टिप्पणियों पर हम आज चर्चा करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या कि राष्ट्रवाद अर्थात नेशनलिज्म होता क्या है. ठीक है, देखो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की जो भावना है उसे हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात राष्ट्रवाद क्या है कि अपने देश को श्रेष्ठ समझना, अपने देश के बारे में ही विचार करना, अपने देश की उन्नति के बारे में ही सोचना राष्ट्रवाद कहलाता है. कुल मिलाकर के अपने राष्ट्र को ही श्रेष्ठ और मजबूत बनाने का जो विचार है ये राष्ट्रवाद कहलाता है. ठीक है, और राष्ट्रवाद के कारण ही यूरोप में अनेक प्रकार की क्रांतियां हुई. अनेक प्रकार की क्या? अनेकों क्रांतियां हुई. ठीक है, इसकी शुरुआत सन 1688 में इंग्लैंड की क्रांति के फलस्वरूप हुई और उसके पश्चात में फ्रांस की क्रांति और यूनानी क्रांति और सारी क्रांतियां हुई. ठीक है, तो आप समझ गए राष्ट्रवाद क्या होता है कि राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश को श्रेष्ठ और मजबूत बनाने की विचारधारा अर्थात अपने देश को मजबूत और श्रेष्ठ बनाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो राष्ट्रवाद कहलाती है. ठीक है, अब देखिए कि आप जानते हो यूरोप के कई राष्ट्र थे वो परतंत्र थे और यूरोप के राष्ट्रों के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना के फलस्वरूप ही उनमें क्रांति की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने अपने देशों में क्रांतियां करके, ठीक है, राजशाही से मुक्ति प्राप्त कर ली. ठीक है, भाई पहले यूरोप में क्या था? बहुत सारे जो राजा हुआ करते थे वो निरंकुश होते थे अर्थात मनमानी ढंग से शासन करते थे, है ना. जब राष्ट्रवाद की भावना लोगों में आई तो उन्होंने राजशाही को अर्थात राजा के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए, ठीक है, जो आंदोलन चलाया उसमें राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही. ठीक है, तो राष्ट्रवाद के विचार के कारण ही यूरोप में अनेकों क्रांतियां हुई और वहां पर राजशाही समाप्त हुई. ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर को समझने के लिए हम पहले महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझ लेते हैं कि होता क्या है. देखो पहला शब्द आपका लिखा हुआ है क्या? निरंकुशवाद. पहले हम ये जान लेते हैं कि निरंकुशवाद क्या होता है. तो प्यारे बच्चों, निरंकुशवाद क्या है? मैंने अभी बताया कि निरंकुश पहले जो अनेक राजा हुआ करते थे वो क्या होते थे? निरंकुश हो जाते थे. जैसे यूरोप में, है ना, यूरोप में चाहे वो आप इंग्लैंड का शासन ले लीजिए चाहे फ्रांस का शासन ले लीजिए, वहां के जो राजा हुआ करते थे वो निरंकुश हुआ करते थे और उनको निरंकुश बनाने में धर्म का विशेष हाथ रहता था. ठीक है, क्योंकि राजा और पादरी जो होते थे वो आपस में, है ना, वो आपस में साठ-गांठ किए रहते थे और दोनों मिलकर के जनता का धर्म के नाम पर शोषण करते थे. ठीक है, जैसे आप जानते हो अपने भारत में आज भी, अपने यहाँ भारत में आज भी हम धर्म को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं. ठीक है, सुबह सुबह आप देखते हैं अपने भारत में सुबह सुबह जो है
आपके मम्मी पापा पूजा करते हैं। बहुत से लोग गांव के या जो नगर में जो मंदिर हैं वहां पर पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, और बड़े बड़े शहरों में तो मंदिरों में लंबी लंबी लाइन लगती है। ठीक है, तो ये क्या, ये धर्म का ही तो प्रभाव है ना। अर्थात ईश्वर की सत्ता को से समझना कि जो करता है वो ईश्वर करता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ईश्वर जो है हमसे क्रोधित हो जाएंगे और हमारा नुकसान होगा, हमारा विनाश हो जाएगा, हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। आज ये की बात ऐसी है कि ऐसी ऐसी धार्मिक बातें है ना आज हम अपने इंडिया में आप देखते हैं, सुनते हैं। तो यही धर्म का जो डर था वो यूरोप में था। जैसे अपने यहाँ भारत में कोई परेशान होता है, ठीक है, तो वो अपनी समस्या को दूर करने के प्रयास करने के बजाय पंडितों के पास जाते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं कि ये कष्ट जो है वो हमारे कैसे दूर होंगे। और पंडित लोग जो हैं या जो ओझा लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के तरीके अपना करके आपको ठगते हैं और तमाम प्रकार के झूठे सॉल्यूशंस अतः हल बता करके आपसे पैसा ऐंठते हैं। आपके पास मन कोई घर में बीमार है, आपके काम काज सही नहीं चल रहा है घर में, तो लोग पंडित के पास जाएंगे, पंडित जी कहेंगे हवन कराओ, यज्ञ कराओ, ये कराओ, वो कराओ, और आपको है ना आपको झूठी बातें बता करके, धार्मिक बातें बता करके आपको ठग लेते हैं। ठीक है, तो यही धार्मिक विश्वास जो था वो यूरोप के लोगों में भी था, जैसे आज के भारत में है ना। और इस बात का फायदा राजा और वहां के जो चर्च के पादरी होते थे। तो पादरी मतलब क्या, जैसे अपने भारत में मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे यूरोप में वहां पर पादरी हुआ करते थे। तो राजा और पादरी मिलकर के जनता के इस ईश्वर में विश्वास का, धर्म में विश्वास का फायदा उठाते थे और पादरी उन्हें झूठ बताते थे कि अगर ऐसा काम नहीं करोगे तो ईश्वर तुमसे नाराज हो जाएगा और तुम्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, अर्थात तुम्हें नरक भेज दिया जाएगा, आदि आदि झूठी बातें लोग बताते थे। और जनता, जैसे हम लोग पंडितों का विश्वास कर लेते हैं वैसे जनता यूरोप में है ना अनेकों राष्ट्रों की, सभी राष्ट्रों की जो जनता थी वो इन पादरियों का विश्वास कर लेती थी और शोषित होती थी, अर्थात उनका शोषण किया जाता था। राजा जो था वो पादरियों के साथ मिले रहते थे और जनता के इस विश्वास का वो भी लाभ उठाता था। ठीक है, पादरी वहां के कहते थे कि राजा जो है ना वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अर्थात ईश्वर के द्वारा शासन करने के लिए भेजा गया एक व्यक्ति होता है और राजा की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा के बराबर होती है। अगर आप राजा की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो समझ लो आप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, ऐसा पादरी लोग बताते थे जनता को और जनता विश्वास कर लेती थी, है ना। और तब राजा अपने मन मुताबिक शासन करता था, है ना, जनता का शोषण करता था और उन पर भारी कर लगाता था और खुद बहुत ही विलासतापूर्ण जीवन जीते थे राजा लोग। ठीक है, तो निरंकुशवाद क्या है? ठीक है, तो निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है, निरंकुशवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है, एक ऐसी सत्ता है, ठीक है, जिस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, जिस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। और निरंकुशवाद में जनता का लाभ, जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचा जाता है, बल्कि निरंकुश राजा केवल और केवल जनता का शोषण ही करता है। तो आप समझ गए हो। ठीक है, निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद एक ऐसी शासन प्रक्रिया है, एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसी शासन है जिस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है और राजा या सरकार जो है वो अपने मन मुताबिक शासन करती है और राजा के पास में ही संपूर्ण शक्ति होती है, अर्थात शासन की संपूर्ण शक्ति जो है वो राजा के पास में होती है। ठीक है, वर्तमान में भी बहुत सारे देशों में, है ना, बहुत सारे देशों में आप जानते हैं निरंकुश शासन है, अर्थात तानाशाही है। ठीक है, और वहां पर केवल एक ही व्यक्ति के हाथों में शासन की संपूर्ण सत्ता है। जैसे आप ले लीजिए क्या, उत्तर कोरिया का उदाहरण ले लीजिए, वर्तमान में उत्तर कोरिया का उदाहरण ले लीजिए। ठीक है,
तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है, किम जोंग, है ना, संपूर्ण उत्तर कोरिया का की शासन व्यवस्था उनके ही हाथों में है। ठीक है, जैसा वे चाहते हैं वैसा ही शासन वहाँ पर लागू किया जाता है। तो निरंकुशवाद क्या हो गया बताओ, कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी शासन प्रणाली, एक ऐसा शासन, एक ऐसी सत्ता जिस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। संपूर्ण सत्ता का नियंत्रण राजा के हाथ में या सरकार के हाथ में होती है। ऐसी शासन व्यवस्था निरंकुशवाद कहलाती है। ठीक है, और ये शासन व्यवस्था संपूर्ण रूप से सैन्य बल अर्थात सेना के बल पर प्राप्त की जाती है। ठीक है, संपूर्ण जो शक्ति है वो सेना के बल पर प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो अगला आपको क्या है, देखो अगला दिया है क्या, कल्पनादर्श। कल्पनादर्श क्या है प्यारे बच्चों, जो कल्पनादर्श मतलब यूटोपिया, ये आप पढ़ोगे। कल्पनादर्श क्या है, अर्थात एक ऐसे, तो कल्पनादर्श क्या है, एक ऐसे समाज की स्थापना। कल्पनादर्श एक ऐसी समाज की स्थापना है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है या जिसकी कल्पना करना असंभव है, इसका संभव हो पाना असंभव है। अर्थात कल्पनादर्श एक ऐसे आदर्श समाज का ख्वाब है, सपना है, जिसको प्राप्त किया जाना असंभव बात होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, है ना, मतलब ये हुआ कि जैसा हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज एक आदर्श समाज हो। ठीक है, जाति का, धर्म का, लिंग का, भाषा का या पहनावा, खान पान आदि का किसी प्रकार का भेदभाव समाज में न हो, एक ऐसा आदर्श समाज। ठीक है, ऐसी कल्पना करना कल्पनादर्श कहलाता है। तो आप समझिए कल्पनादर्श क्या होता था। कल्पनादर्श शॉर्टली क्या है, परिभाषा क्या है कि कल्पनादर्श एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करने का ख्वाब है, सपना है, जिसकी स्थापना होना असंभव है। अगला जो आता आपकी शब्दावली क्या आती है बताओ, जनमत संग्रह। क्या आती है बताओ, है जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह क्या है क्या बच्चों, देखो जनमत संग्रह क्या है कि मतदान के द्वारा, जनमत संग्रह क्या है, मतदान के माध्यम से, मतदान का मतलब जानते हो वोट, अर्थात चलो कहने करके चलो जो है एक काम करते हैं, है ना, वोटिंग कर लेते हैं। कोई मसला है, कोई मामला है, कुछ लोग पक्ष में है, कुछ लोग विपक्ष में है। ठीक है, अब पक्ष वाला मैटर ज्यादा श्रेष्ठ है या विपक्ष वाला मैटर ज्यादा श्रेष्ठ है, इस बात को जानने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, कि चलो एक काम करते हैं, वोट कर लेते हैं, जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे वही मैटर सही होगा, वही बात मानी जाएगी, है ना। तो जन्म संग्रह क्या है, मताधिकार के माध्यम से किसी मत को प्राप्त करना, किसी विचार को सिद्ध करना मताधिकार कहलाता है। ठीक है, समझ के बाद तो क्या है इसका जन्म संग्रह कि जनमत संग्रह अर्थात मत दे करके किसी प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की जो प्रक्रिया है वो जनमत संग्रह कहलाती है। फिर समझ लीजिए कि मत क्या कह रहा है जनमत संग्रह कि मत दे करके या मतदान के द्वारा किसी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना जनमत संग्रह कहलाता है। इसके बाद देखो अगला क्या है, राष्ट्र। आप लोग जानते हो हम भी एक राष्ट्र में रहते हैं और आप भी एक राष्ट्र में रहते हो। हमारा राष्ट्र भी भारत है, आपका राष्ट्र भी भारत है। तो ये राष्ट्र है क्या, ये राष्ट्र है क्या, ठीक है। तो राष्ट्र क्या है कि एक समान, भैया एक समान जाति धर्म हो सकता है कि एक राष्ट्र में अलग अलग प्रकार की जातियां भी हो सकती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के धर्म हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन सभी राष्ट्रों में ऐसा नहीं है। अगर आप यूरोप चले जाओगे तो वहां पर आपको केवल एक ही धर्म मिलेगा, केवल वो भी क्रिश्चियन। लेकिन अपने यहाँ इंडिया में, अपने यहाँ भारत में कई प्रकार के धर्म यहाँ पर
प्रचलित हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई और सिख, जैन और यहूदी आदि आदि तमाम कई धर्म जो है यहाँ पर भारत में प्रचलित हैं और इनको अपनाया जाता है। इनके अनुसार आचार और इसके अनुसार आचरण किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्र क्या है कि एक समान विचारों, ठीक है, भाषा, धर्म आदि का एक क्षेत्र जो अपने राष्ट्र के लिए एक समान भावना रखते हो, ऐसा एक क्षेत्र, ऐसा एक विशाल का क्षेत्र राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, समझ गए बात? फिर से लीजिए, कह रहा है क्या कि एक ऐसा विशाल का क्षेत्र जिसमें एक समान धर्म, भले धर्म भिन्न भिन्न हो लेकिन उनमें समानता हो, अर्थात सभी लोग एक दूसरे के धर्म को समान समझते हो, सभी धर्म समान समझाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा क्षेत्र जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई आदि समरूपता हो, एक समानता हो और लोग इस क्षेत्र के प्रति अपनी निष्ठा, अपना समर्पण का भाव रखते हो, ऐसा एक क्षेत्र कहलाता है क्या? राष्ट्र। इसके बाद आपका आता है क्या? मताधिकार। आप जानते हो मताधिकार क्या होता है? ठीक है, अभी गांव में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं? सभी लोग अपने अपने पसंद के गांव के मुखिया का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो और वो कैसे करते हैं? अपने मताधिकार के माध्यम से। तो मताधिकार क्या है? ठीक है, तो मताधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार मताधिकार क्या है? ठीक है, आप जानते हो अपने यहाँ भारत में, ठीक है, 18 वर्ष के ऊपर के उम्र के लोगों को मताधिकार प्राप्त होता है और वे अपने मत के अनुसार अपने शासक को चुनते हैं। ठीक है, तो मताधिकार क्या हुआ? वोट देने का अधिकार मताधिकार कहा जाता है और मताधिकार के माध्यम से लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं। ठीक है, गांव में प्रधान का चुनाव करते हैं, नगर में नगर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं मताधिकार के द्वारा और देश में प्रधानमंत्री का चुनाव मताधिकार से करते हैं। ठीक है, तो मताधिकार समझ गए? मत देने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। फिर कह रहा है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है प्यारे बच्चों? रूढ़िवाद क्या है? तो विभिन्न प्रकार की रूढ़िवाद क्या है? आप जानते हो रूढ़िवाद का मतलब होता है अंधविश्वासी। ठीक है, अथवा परंपराओं को मानना रूढ़िवादी कहलाता है, परंपरावादी कहलाता है ना? तो प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृतियों और विश्वासों को मानना रूढ़िवाद कहलाता है। प्राचीन, है ना, प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं, ठीक है, रीति रिवाजों और विश्वासों और संस्कृति को मानना और मानने के लिए जोर देना रूढ़िवाद कहलाता है। ऐसे लोग जो प्रगतिवादी नहीं होते, विकासवादी नहीं होते हैं, बल्कि परंपरावादी होते हैं, है ना, वो रूढ़िवादी होते हैं। आप जानते हो भारत में बहुत सारी परंपराएं और बहुत सारे रीति रिवाज, विश्वास चले आ रहे हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको हम मानते हैं। ठीक है, कुछ परंपराएं, कुछ रीति रिवाज, कुछ रूढ़ियां ऐसी हैं जो हमें अवनति की ओर ले जाती हैं, हमको विकास नहीं करने देती हैं। ठीक है, और कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं, है ना, जिसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को बचाए रखते हैं। मुख्यतः रूढ़ियां या जो रीति रिवाज परंपराएं होती हैं वो विकास में बाधक ही होती हैं। ठीक है, अगर आप क्लास में होते तो हम आपको ज्यादा अच्छे तरीके विस्तार से समझाते, है ना, क्योंकि आप जानते हो सोशल साइंस में एक टॉपिक पढ़ लो तो आप वो टॉपिक, आप उस टॉपिक पर, है ना, कम से कम नहीं तो डिस्कशन 2 घंटे तक हो सकती है ना। जैसे कि छोटा सा एक उदाहरण देते हैं कि बिल्ली का रास्ता काट देना, कोई विश्वास अंधविश्वासी तो है ना, या किसी का के द्वारा छींक देना या अंधविश्वासी तो है, खाली बाल्टी देख लेना या अंधविश्वासी तो है ना। इन सब की चीजों पे कार्य, इन सब घटनाएं जब हो जाती हैं तो हम आगे वो काम
अपना काम रोक देते हैं थोड़े समय के लिए, या बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि काम नहीं करेंगे। तो ऐसी परंपराएं रीति रिवाज जो है वो हमारे विकास के मार्ग में बाधक होती हैं। तो जो इन बेकार की परंपराओं और रीति रिवाजों अंधविश्वास को मानते हैं, ठीक है ना, और इनको मानना रूढ़िवाद कहलाता है, इनको मानने वाले लोग रूढ़िवादी कहलाते हैं। इसके बाद आता है क्या, नारीवाद। नारीवाद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नारीवाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कल्पनादर्श ये वाला और नारीवाद ये आती लघुत्री में पूछे जाते हैं, और ये भी ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें नारीवाद और कल्पनादर्श बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नारीवाद क्या है, ठीक है, नारीवाद क्या है, स्त्रियों और पुरुषों मतलब नारियों और पुरुषों में समानता का भाव रखना नारीवाद कहलाता है, कि सभी स्त्री और सभी पुरुष एक समान हैं। तो जो लोग स्त्रियों और पुरुषों को एक समान मानते हैं वे नारीवादी कहलाते हैं। और नारीवाद क्या है, स्त्रियों और पुरुषों को एक समान समझना, बराबर मानना, उनके बराबर अधिकारों के लिए लड़ना नारीवाद कहलाता है, ठीक है। तो ये 7 शब्दावलियां थी, इनको हमने आपको समझा दिया है, और इसको अच्छी तरीके से समझ करके आपको लिखने का अभ्यास करना है और समझना है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो शब्दावलियां हैं उसको हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।